क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये डॉपलर्स इफेक्ट देख रहे थे। और डॉपलर्स इफेक्ट में ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। स्टार्टिंग से देख लेते हैं डॉपलर्स इफेक्ट में क्या देखा था। ये डॉपलर्स इफेक्ट में देखा था हम लोगों ने कि जब भी कभी भी ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में क्या होता है, मोशन होता है। और मोशन बोलना गलत होगा, एग्जैक्ट वर्ड क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन। वेन एवर देर इज रिलेटिव मोशन, जब भी रिलेटिव मोशन होगा तो जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी चेंज होने का मतलब क्या, कोई ना कोई ऑब्जर्वर है, उसको सुनाई दे रहा है, या फिर कोई डिटेक्टर है वो डिटेक्ट कर रहा है, उसको फ्रीक्वेंसी चेंज सुनाई देगा। जब भी रिलेटिव मोशन होगा तब तब ऐसा होगा। तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे, जैसे कि ट्रेन पे तुम अगर कोई भी जो पर्सन है प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और ट्रेन सामने से गुजर के निकल गई, तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी में चेंजेस होने के कारण से आते टाइम पे कुछ और सुनाई देगा और जाते टाइम पे जो आवाज़ होगा हॉर्न का वो कुछ और सुनाई देगा। तो ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि हाँ। जो सोर्स है और जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर जो पर्सन है और जो सोर्स है, उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है। और दूसरा चीज़, रिलेटिव मोशन जब जा रहा था उस समय भी हो रहा था, आ रहा था तो उस समय भी हो रहा था, लेकिन इन दोनों के रिलेटिव मोशन में वेरिएशन है, डिफरेंस है। ये बोथ रिलेटिव मोशन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एक हो रहा है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, एक हो रहा है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो उसके कारण से फ्रीक्वेंसी में बढ़ावत या गिरावट दोनों हो सकता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों हो सकता है। और एक एक्सपेरिमेंट मैंने करने के लिए बोला था, अपने मोबाइल में 400 हर्ट्ज का कोई भी एक टोन बजाओ और उसको आगे पीछे यस सर, मोशन किया करो। था। किया था किसी ने? तो यस सर, आवाज किया था। आवाज में तुम्हें चेंजेस नजर आया होगा। तुमने उतना स्पीड में तो नहीं किया होगा जितना हो सकता है, तो जितने स्पीड में करोगे फ्रीक्वेंसी में चेंज उतना ज़्यादा आएगा। और इस पे बेस्ड हम लोग अभी क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, तुम्हें एकदम अच्छे तरीके से नज़र आएगा कितना फ्रीक्वेंसी में बढ़ा, इंक्रीमेंट हुआ और डिक्रीमेंट हुआ। 402 सुन रहे हो, 410 हर्ज का फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रहा है, वो तुम्हें पता चलेगा। फिर मैंने यहाँ पे वेव से रिलेटेड चीज़ें बताया कि अगर इस जगह पे ऑब्जर्वर है और इस जगह पे सोर्स है, तो किस तरीके से वेव प्रोपोगेट करता है मीडियम में और कैसे हमें वो सुनाई देता है, या फिर हम लोग उसको एनालाइज करते हैं। और अगर कोई भी सोर्स आगे की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दे तो उसके मोशन के कारण से जो वेव्स हैं वो किस तरीके से बनते हैं, वो हम लोगों ने देखा था। और ऑब्जर्वर को क्या मिलता है वो भी हम लोगों ने देखा था। और उसको दूसरे तरीके से मैंने समझाया था कि अगर बॉल को बढ़ा दिया जाए रेट तो इसका रेट बढ़ जाता है, या फिर ये आगे की डायरेक्शन मूव करने लग जाए ऑब्जर्वर तो रेट क्या हो जाएगा, बॉल पिक करने का बढ़ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी में इंक्रीमेंट होता है। तो एक चीज़ मैंने वहाँ से बताया था कि अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है या फिर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इंक्रीज होता है। दूसरी जगह पे इस तरीके से फॉर्मूला निकालने के लिए बताते हैं, लेकिन मैंने दूसरे तरीके से शॉर्ट ट्रिक से एक फॉर्मूला बताया था। तो पहला डेरिवेशन हम लोगों ने किया था, दो डेरिवेशन मैंने करके बताया, तीसरा चौथा पांचवा हर एक के लिए हो सकता है, लेकिन उतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो डेरिवेशन का बताया था, पहले वाले में बोला था कि सोर्स सिर्फ मूव कर रहा है और जो ये है ऑब्जर्वर वो किस पे, रेस्ट पे। और फिर उसके लिए ये फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था फ्रीक्वेंसी का। फिर दूसरे केस में हम लोगों ने क्या किया था कि सोर्स को रेस्ट पे रखा था और ऑब्जर्वर को क्या कराया था, मूव कराया था। तो उसके कारण से फिर हमारा फॉर्मूला निकल कर के आया कि हाँ, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा। और फिर हमने जनरल फार्मूला देखा कि ये जनरल फार्मूला है, इसे हम लोग को याद रखना है, एट एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ नॉट वी प्लस माइनस वी नॉट अपॉन वी प्लस माइनस वी एस। वी नॉट क्या है, स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर, और वी एस क्या है, स्पीड ऑफ द सोर्स। यहाँ पे प्लस माइनस साइन है जो कि हमारे हिसाब से डिसाइड होगा, वो डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स के पास जा रहा है या दूर जा रहा है, या सोर्स पास आ रहा है या दूर जा रहा है, उसके हिसाब पे डिपेंड करेगा। एफ नॉट इज द फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय द सोर्स एंड एफ डैश इज द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर या फिर डिटेक्टर, एंड वी इज द स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम। ठीक है, और स्पीड ऑफ साउंड विंड के स्पीड से भी चेंज हो सकता है। और मैंने इतना कुछ बताने के बाद फिर इसका शॉर्ट ट्रिक बताया था कि प्लस माइनस हम लोग किस तरीके से डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, ये याद है ना सबको शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि यही अब अप्लाई होने वाला है, हम लोग इसी को यूज़ यस करेंगे। दो कंपलसरी कंडीशन, ऑब्जर्वर को हमेशा ओरिजिन पे रखो और जो सोर्स है उसको ऑलवेज राइट साइड में रखो। तो जो भी डायरेक्शन में ऑब्जर्वर और सोर्स जा रहा होगा
इस डायरेक्शन को ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे और इस वाले डायरेक्शन को ऑलवेज नेगेटिव लेंगे। बस इतना सा ही हमें सोच के चलना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उस पर 2 3 एक केसेस भी हम लोगों ने कर लिए थे, 4 4 केसेस किए थे। चलो एक रिवीजन के एक और केस कर लेते हैं। लेट्स से कि एक ऑब्जर्वर है इस जगह पे, सोर्स इस जगह पे, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। बताओ फ्रीक्वेंसी कितना होगा एफ डैश। तुम्हें साइन डिसाइड करना है। वी नॉट प्लस होगा या माइनस? माइनस। और किसी को कुछ लग रहा है? माइनस होगा। माइनस होगा। बिल्कुल सही। और दूसरा वाला? प्लस। सभी कोई सोचो, प्लस होगा या माइनस? प्लस। हाँ, तो एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा, पहले तो इन दोनों को ज्वाइन कर लो और इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दो 180 डिग्री से। तो ऑब्जर्वर इस तरफ आ जाएगा और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ जाएगी और ये वी एस इस तरफ आ जाएगा और ये सोर्स है। तो ऑरिजिन पे आ गया हमारा ऑब्जर्वर और उसके राइट साइड में सोर्स। तो ये जो डायरेक्शन है नेगेटिव वाला है, तो यहाँ पे v माइनस ऑफ वी नॉट लिखना होगा और ये क्या लिखना होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन, तो v प्लस वी एस। अब यहाँ पे प्लस माइनस कैसे डिसाइड करते हैं दूसरे लोग, मैं वो भी बता देता हूँ। एफ नॉट इंटू ऊपर प्लस आएगा या माइनस आएगा ऑब्जर्वर के कारण से। ऑब्जर्वर क्या सोर्स से दूर जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, घटाने की कोशिश करेगा और फ्रीक्वेंसी घटाने के लिए यस सर। ऊपर माइनस साइन आएगा। और यहाँ पे सोर्स क्या कर रहा है, दूर जा रहा है, तो ये भी फ्रीक्वेंसी घटाने की कोशिश करेगा और घटाने के लिए नीचे वाला डिनोमिनेटर को मैग्नीट्यूड बड़ा होना चाहिए। मैग्नीट्यूड बड़ा कैसे होगा, जब दोनों को ऐड करेंगे तो इतना लंबा प्रोसेस कभी कभी दिमाग से उतर जाता है कि प्लस करें या माइनस करें, बढ़ाने या घटाने के लिए फ्रीक्वेंसी को। तो ये तरीका यूज़ होता है। तो ये एक सर सिंपल रेजो सा। सर पे भी ऐसे ही बताए। क्या बोल रहे हो? रेजो सर पे भी ऐसे ही बताए। हर एक जगह ऐसा ही बताते हैं क्योंकि ये किसी को पता ही नहीं है, मैंने ही बनाया ये चीज़। चलो अब आगे चलते हैं। तो हाँ, ये डॉपलर्स इफेक्ट हो गया। एक और केस ले लेते हैं जिसमें कि विंड को लो करा देते हैं। कौन सा केस होगा, 7 और कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैं तुम्हें बताऊंगा। ये इस जगह पे सोर्स है और ऑब्जर्वर है। विंड जो है इस डायरेक्शन में ब्लो कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ विंड इज वी डब्ल्यू एंड द स्पीड ऑफ साउंड इज वी। और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वी नॉट से और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वी एस से। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, वी प्लस वी नॉट माइनस वी डब्ल्यू। सबसे पहले मुझे ये बताओ इस v का वैल्यू क्या होगा। है ना, स्पीड ऑफ साउंड को मैं थोड़ा दूसरा नाम दे देता हूँ। लेट से स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू, क्या दे दूँ, बी एस तो नहीं दे सकता हूँ, वी डैश। वी डैश। वी डैश। चलो बढ़िया, वी डैश। अब बताओ v का वैल्यू क्या होगा, इस v का वैल्यू। वी डैश माइनस वी डब्ल्यू। वी डैश प्लस वी डब्ल्यू होना चाहिए, वी डैश माइनस वी डब्ल्यू होना चाहिए। और माइनस। हम लोग कंसीडर कर रहे हैं माइनस। कि स्पीड ऑफ माइनस साउंड होगा। ऑफ कोर्स ज़्यादा है। तो देखो कैसे हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे। पहला चीज़ तो ये कि साउंड किधर से निकल रहा है और किधर जा रहा है।
सोर्स से जो साउंड है वो हर डायरेक्शन में निकलता है, हर डायरेक्शन में निकलता है, और विंड लेकिन एक ही डायरेक्शन में ब्लो करता है, विंड BW। तो ये जो साउंड है इतने सारे डायरेक्शन में निकला है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो क्या होगा, अप द स्ट्रीम, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, डाउन द स्ट्रीम, है ना। ये अप द स्ट्रीम और ये डाउन द स्ट्रीम, पानी की तरह मान सकते हैं ना, समझ में आ रहा है क्या, इससे समझा भी। है ना। तो साउंड जो है वो ट्रेवल करके इधर जाएगा, तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा, सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करेगा। हाँ। यस सर। तो इसीलिए हम लोग V डैश प्लस VW लिखेंगे, इस वास्ते ट्रिकी वन। अब समझ में आया क्या, क्लियर है सबको। यस सर। हाँ, तो ये Yes, sir. ऊपर तो हाँ V सर। डैश प्लस VW आएगा, और नीचे भी क्या लिखा आएगा, V डैश प्लस VW। ये दो चीज़ तो तुमने पहले फटाक से लिख दिया। अब यहाँ पे प्लस माइनस को डिसाइड करना है। प्लस है वी नॉट प्लस। V नॉट में प्लस आएगा या माइनस आएगा, प्लस Yes, है। sir. तो मैंने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया, क्योंकि ऑब्जर्वर इस तरफ है ना, तो ऑब्जर्वर को इस तरफ किया, तो ये V नॉट आ गया, और इस तरफ सोर्स, और ये यस आ गया। तो ऑब्जर्वर वाले में आ जाएगा प्लस, और सोर्स वाले में माइनस। प्लस नहीं आएगा, प्लस इसमें प्लस आएगा, प्लस ये भी। ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल करके आ गया। अब एक बात समझो, लेट से V नॉट एंड VS बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इफ V नॉट एंड VS बोथ आर, फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आया, हवा भी, विंड भी ब्लो कर रही है, फिर भी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि देर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। दोनों मूव कर रहा है, मोशन दोनों का है, लेकिन रिलेटिव मोशन नहीं है। तो स्टेटमेंट जब हम लोगों ने डेफिनेशन लिखा डॉपलर्स इफेक्ट का, तो वहाँ पे रिलेटिव मोशन इसीलिए चूज किया था। आई थिंक सर हर एक चीज़ क्लियर होगा। अब एक और केस करते हैं हम लोग। लेट से केस ऐसा है कि सोर्स इस जगह पे है और ऑब्जर्वर इस जगह पे है। सोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है VS से, और ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे का, दिस इज परपेंडिकुलर। अब बताओ F डैश कितना होगा, किसका दिमाग चलता है पता चल जाएगा। बोलो। सर वी नॉट में नेगेटिव। इसको मैं पहले तो रोटेट कर देता हूँ ताकि तुम्हारे लिए कन्वीनियंट हो जाए। सोर्स आ गया इस तरफ, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब बताओ, तो V नॉट में क्या करूं, कोई भी कुछ बता सकते हो तो बताओ खुल करके, क्योंकि अभी किसी को कुछ पता नहीं है क्या होगा, तो हो सकता है तुम सही Plus. बताओ। सर साइन तो नेगेटिव आएगा। नीचे के नहीं, मैं V नॉट की बात कर रहा हूँ अभी, V नॉट के लिए बता हाँ रहा हूँ। सर वी V नॉट नॉट में में तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा। और कोई कुछ बोलना चाह रहा है, Plus. पॉजिटिव कोई कुछ भी बता नहीं दे। है. ऊपर ना तो पॉजिटिव आएगा ना तो नेगेटिव आएगा, ऊपर आएगा जीरो, मल्टीप्लाई। अच्छा जीरो आएगा ऊपर मल्टीप्लाई कोई नहीं। तो इसका रीज़न समझो, ज़ीरो क्यों आया। अच्छा नीचे क्या आएगा फिर, प्लस माइनस ज़ीरो
नेगेटिव माइनस माइनस नीचे आएगा माइनस वीएस। माइनस वीएस। ठीक है, तो अब तुम्हें थोड़ा सा हिंट मिल गया होगा कि यहाँ पे जीरो क्यों लिखाया, क्योंकि ये जो वी नॉट है ना तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में काउंट हो रहा है ना ही Along the वेलोसिटी line. ऑफ सेपरेशन में, बिल्कुल, है ना। तो मुझे क्या करना है, ऑलवेज वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना है, किस डायरेक्शन में, इन दोनों ऑब्जर्वर और सोर्स को जो भी ज्वाइन कर रहा है लाइन, उसके डायरेक्शन में। तो लेट से एक नया एग्जांपल आ गया, कितना है ये, आई एक्स था ना, 11 था, 9 और ये 10। लेट से मेरे पास एक एग्जांपल आ गया कि ऑब्जर्वर जो है वो इस डायरेक्शन में वी नॉट से मूव कर रहा है 10 एंगल ऑफ थीटा, और ये इस डायरेक्शन में वी एस से मूव कर रहा है। तो बताओ अब फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, गलत मत करना। प्लस वी नॉट कॉस थीटा। तो इधर जो कंपोनेंट आएगा इसका वी नॉट कॉस थीटा होगा, और इसका इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वी नॉट साइन थीटा। क्या ये वी नॉट साइन थीटा अप्रोच या सेपरेशन में काउंट कर रहा है क्या इस इंस्टेंट पे? नहीं, ये बिल्कुल भी। नहीं, क्या सिर्फ यही वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन करा रहा है? बिल्कुल हाँ। तो ये वेलोसिटी हमारे काम का है, और वो प्लस होगा या माइनस, प्लस होगा, जिसे लिखूंगा वी नॉट कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, और ये चीज़ तो पॉजिटिव ही है, यस, है ना। आई थिंक सभी को क्लियर हो रहा होगा। yes, हो रहा है। हाँ, ये एडवांस लेवल पे हम लोग पहुंच रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हम लोग देख रहे हैं एडवांस लेवल पे आ रहा है, और भी एडवांस लेवल की चीज़ें हम लोग देखेंगे बाद में, लेकिन लेट से कुछ ऐसा दिया गया, बी एस और पी नॉट, और दोनों एंगल थीटा। बताओ फॉर्मूला क्या होगा। माइनस वी नॉट A minus माइनस V वी naught नॉट cos कॉस theta. थीटा। क्या लिखा जाए वी नॉट की जगह पे? माइनस वी नॉट कॉस थीटा। Minus V naught cos theta. तो सबसे पहले इसको क्या कर ले, हम लोग रोटेट कर लेते हैं। तो रोटेट करेंगे एग्जैक्टली इस एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री से रोटेट कर लो। ऑब्जर्वर आ जाएगा इस जगह पे, और सोर्स आ जाएगा इस जगह पे। विजुलाइज करके भी तुम रोटेट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि तुम फिजिकली रोटेट करो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसे ही तुमने इसको रोटेट किया, रोटेट करने पे ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और एंगल ये वाला थीटा हो जाएगा। दिस इज बी एस एंड दिस इज बी नॉट। तो इसका कंपोनेंट, सर हाँ बोलो। सर इसको sin theta का अलग भी ले सकते हैं। क्या बोल रहे हो, साइन थीटा का? sin theta का अलग भी ले सकते हैं ना, VS sin theta और V naught sin theta देखे तो वो भी एक ही लाइन का अलग। एक मिनट एक मिनट, इधर कंपोनेंट आएगा वी नॉट कॉस थीटा, और इधर आएगा वी नॉट साइन थीटा, ठीक है। और इसका जो कंपोनेंट आएगा इधर वी एस कॉस थीटा, और इधर आएगा वी एस साइन थीटा। पहले मैं आंसर बता देता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। तो वी प्लस होगा या माइनस होगा, ऊपर का माइनस वी नॉट कॉस थीटा, और नीचे क्या होगा, प्लस या माइनस, प्लस प्लस वी एस प्लस कॉस थीटा। अब ये दोनों जो कंपोनेंट है, ये ना तो सेपरेट करा रहा है ना ही अप्रोच करा रहा है, इसीलिए ये दोनों हमारे किसी काम का नहीं है। इन दोनों वेलोसिटी के कारण से फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये वेलोसिटी को इंक्लूड करेंगे नहीं। परपेंडिकुलर डायरेक्शन के वेलोसिटी डजंट इफेक्ट, मतलब कि कोई भी काम नहीं करता है डॉपलर्स इफेक्ट में, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं लाता है। समझ में आया क्या? यस ठीक है, फिर तो मैं एक तुम्हें वीडियो दिखाता हूँ, शायद उससे और अच्छे तरीके से समझ में आए। वेव्स समझना इंपॉर्टेंट होता है।
It's the apparent change in the frequency of a wave caused by relative motion between the source of the wave and the observer. ये डॉपलर्स इफेक्ट का डेफिनेशन था जो सेल्डन कूपर ने बताया. आगे देखते हैं. The Doppler effect is perhaps best explained visually. So here's a thing that is emitting waves. It could be a fire truck emitting sound, it could be a star emitting light, it could be a... जैसे कि यहाँ पे कोई भी बस है और वो सोर्स है और वो क्या कर रहा है, कुछ भी साउंड सोर्स इमिट कर रहा है. तो ये सारे जो हैं वेवलेट्स इस तरीके से बनते हैं और बाहर निकलते हैं. वेव फ्रंट्स बाहर निकलते हैं, या फिर बोल लो वेव्स हैं, 3 डायमेंशनल वेव, वो आगे के डायरेक्शन में प्रोपगेट करते हैं. ऐसा जो पैटर्न बनता है ये कब बनता है, जब हमारा सोर्स का स्पीड 0 हो, वो फिर रेस्ट पे हो तब. a duck creating ripples on a pond. Those are all waves, and they all look something like this. We see the Doppler effect happening when the thing that is emitting waves moves in the direction it's moving. अब देखो ये जब मूव कर रहा है तो मूव करने के कारण से इसके लेफ्ट साइड में और इसके राइट साइड में दोनों में देखो जो चेंजेस आए, पैटर्न में चेंजेस आए, इसका मतलब वेवलेंथ में चेंज आ गया. बात समझ में आया क्या? तो वेवलेंथ अगर चेंज हुआ, स्पीड ऑफ साउंड चेंज हो सकता है? नहीं, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हुआ है. v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है, तो v हमारा चेंज हो नहीं सकता है. लेकिन तुमने वेवलेंथ चेंज कर दिया क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज हो चुका है और इस तरफ भी डिस्टेंस चेंज हो गया. इधर क्या हुआ है, लेफ्ट साइड में वेवलेंथ बढ़ा या घटा है? बोलो. लैम्डा घटा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? घटा है। अरे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा ना. v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, v इज कांस्टेंट. हाँ सर। तो एफ लैम्डा का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होना चाहिए, बराबर. तो लेफ्ट साइड के लिए वेवलेंथ घटा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बढ़ेगा. तो जो भी ऑब्जर्वर लेफ्ट साइड में होगा उसको कैसी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, ज्यादा या कम? ज्यादा है ना. तो मैंने क्या बताया, जब भी ऑब्जर्वर को अप्रोच करेगा सोर्स तो फ्रीक्वेंसी उसको ज्यादा सुनाई देगा. अब इसके राइट साइड में बात करते हैं. तो यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में गैपिंग है बढ़ चुका है. वेवलेंथ बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, घट गया, कम हो गया. और फ्रीक्वेंसी घटा तो जो भी ऑब्जर्वर इसके राइट साइड में होगा या वाइट वाला पार्ट में होगा उसको क्या सुनाई देगा, ज्यादा, कम कम सुनाई देगा, कम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा उसको. अब दूसरा चीज आता है, कोई भी ऑब्जर्वर अगर इसके परपेंडिकुलर हो तो क्या इसके बीच का डिस्टेंस चेंज हुआ क्या? जब भी ऑब्जर्वर नो सर। सोर्स के परपेंडिकुलर The होता है wavefront. तो वो चेंज नहीं होता है. तो इसीलिए यहाँ पे जो भी आदमी परपेंडिकुलर पे होगा उस इंस्टेंट पे उसको कोई भी शिफ्ट या फिर कोई भी चेंज फ्रीक्वेंसी में सुनाई नहीं देगा. ठीक है. रिलेटिव मोशन होना इंपॉर्टेंट है. परपेंडिकुलर में रहेगा तो रिलेटिव मोशन होगा ही नहीं. ठीक है क्या? सर One पिंक shot, कलर and का behind it there's क्या बोल रहे हो? चलो देखो. सर ये पिंक spread कलर out. If our object is moving towards a stationary observer, these bunched up waves are observed at a high frequency, and if the object is moving away from a stationary observer, the waves are observed at a lower frequency. Some of its applications. की चीज It's बताएगा horn, यहाँ पे because you're देखो. standing in the... So it starts at a high pitch, higher time, so it's bunched up, and so the sound waves that it's अब देखो यहाँ से जो कार आ रही है और ये ऑब्जर्वर है यहाँ पे, उसके बारे में बताया गया जो कि emitting मैंने bunch पहले up, बता and दिया. so are delivered to you at a higher frequency. मतलब कि जब ये सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है तो उस समय इसको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, और जैसे ही वो कार इसको क्रॉस करके उस तरफ जाएगा तो उसको कम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा. तो इसीलिए जब हम लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं और ट्रेन अचानक से गुजरती है तो हमें आवाज़ में चेंजेस सुनाई देता है, वो इसी कारण से आता है. Which you interpret as a higher pitch, because the frequency of sound waves is pitch. And then when the vehicle passes you and is moving away from you, the sound waves spread out, and so you hear them at a lower frequency, a lower pitch. So that's how the Doppler effect works with sound. It also affects another kind of wave, light. So let's say लाइट के बारे में बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे. इसमें भी रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट होता है, दो तरह की चीज़ होते हैं, टर्म होते हैं. इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा सबसे लास्ट में. तो देखो अभी हम लोगों ने ये चीज़ देख लिया
और मैं इसमें कुछ वेवलेंथ के बारे में भी तुम्हें बताना चाहता हूँ। नोट डाल करके हम लोग को एक बात लिखना होगा कि वेवलेंथ is only changed due to the motion of the source। ठीक है, अगर सोर्स मूव कर रहा है तभी वेवलेंथ चेंज हो सकता है, और अगर ऑब्जर्वर मूव करे तो वेवलेंथ चेंज नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। वेवलेंथ change can not be caused by the motion of the observer। तो वेवलेंथ के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, लैम्डा डैश विल बी इक्वल्स टू लैम्डा नॉट इनटू जो भी चीज़ नीचे था v प्लस माइनस वी सोर्स v प्लस माइनस वी ओ था, तो इस चीज़ को जस्ट उल्टा कर लो, v प्लस माइनस वी एस। और क्योंकि सिर्फ सोर्स के कारण से ही अफेक्ट होगा, ऑब्जर्वर के मोशन अफेक्ट नहीं करेंगे, तो वी ओ को लिखने की ज़रूरत नहीं। तो दिस फार्मूला विल बी फॉर वेवलेंथ। ठीक है क्या? मैंने तुमको पिक्टोरियली भी दिखाया था कि जो वेवलेंथ है वो अगर सोर्स चलता है तभी चेंज होता है, ऐसा। लेकिन ऑब्जर्वर मूव करे तो ये पैटर्न जो है वो चेंज नहीं हो सकता है। मेरी बात समझ में आई क्या? यस सर। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ टर्म्स हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, उसे भी देख लेते हैं। जैसे कि रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट होता है, वो क्या हम लोग बोलते हैं। हमें पता है कि विजिबल रेंज में खास करके अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा विजिबल रीजन, जिसमें कि सभी कलर्स हैं, वी आई पी जी वाई ओ आर। अब इसमें तुम मुझे बताओ, वॉलेट इस तरफ मैं दे देता हूँ, सभी तरफ वॉलेट और इस तरफ रेड। अगर मैं इस तरफ से इस तरफ जाऊंगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ता है ना। और फ्रीक्वेंसी क्या होगा? घटेगा। फ्रीक्वेंसी घटता है। ठीक है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी सोर्स है जो कि मूव कर रहा है और इस जगह पे ऑब्जर्वर है, इसने फ्रीक्वेंसी कौन सा इमिट किया, एफ नॉट, और इसने कौन सा फ्रीक्वेंसी सुना, एफ डैश। तो एफ डैश बड़ा है या छोटा है? एफ नॉट से बड़ा होगा या छोटा होगा? फॉर्मूला ही लिख लो तुम, इतना तो तुम्हें पता हो जाना चाहिए था अब तक में। v अपॉन v प्लस होगा या माइनस होगा, माइनस ऑफ वी एस। तो कौन बड़ा हुआ, एफ नॉट बड़ा हुआ या एफ डैश बड़ा हुआ? एफ डैश बड़ा हुआ, एफ डैश इज ग्रेटर देन एफ नॉट। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा, लेट से कि इस जगह पे फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने के लिए लेफ्ट की तरफ जाना है या राइट की तरफ? लेफ्ट की तरफ। तो इसे हम लोग बोलेंगे ब्लू शिफ्ट। ठीक है, इसे बोलेंगे हम लोग ब्लू शिफ्ट। और अगर मुझे राइट की डायरेक्शन में जाना पड़ता तो इसे हम लोग क्या टर्म देते हैं, रेड शिफ्ट। ये जस्ट टर्म है, इसका मतलब ये नहीं कि ये जो फ्रीक्वेंसी इमिट हो रहा है वो ब्लू है या फिर इसके बीच में। वो फ्रीक्वेंसी कोई सा भी हो सकता है, रेडियो वेव भी हो सकता है ना। यहाँ पे विजिबल रीजन है, इस जगह पे इंफ्रारेड है, इस जगह पे माइक्रोवेव और ये रेडियो वेव। तो इस जगह का भी फ्रीक्वेंसी हो सकता है, उसमें अगर इस तरफ गए तो इस ये टर्म क्या कहलाएगा, ब्लू शिफ्ट।
जस्ट एक टर्म है। और अगर हम लोग इस तरफ गए तो ये क्या टर्म कहलाएगा, रेड शिफ्ट। इसका डेफिनेशन में लिख देता हूँ, ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट का क्या मतलब है डेफिनेशन में। पहले तो लिख लेते हैं रेड शिफ्ट। क्या डेफिनेशन होगा बोलो, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, डिक्रीजेस, Decrease. then it is called as red shift। और दूसरा होता है ब्लू शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट में क्या लिखेंगे, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड increases then it is called as blue shift। then it is called as blue shift। so ये हो गया हमारा रेड शिफ्ट और ये हो गया हमारा ब्लू शिफ्ट, ये टर्म है। अब ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये हर एक जगह पे यूज़ होता है, एस्ट्रोनॉमी वगैरह में यूज़ होता है, क्योंकि जो लाइट है वो भी एक क्या है, वेव है, और वेव के पास फ्रीक्वेंसी है। मान लो कि मैं अर्थ पे हूँ और कोई भी एक दूर में स्टार है, ये क्या कर रहा है, वेव्स को इमिट कर रहा है चारों डायरेक्शन में, और ये जो वेव्स हैं वो प्रोपगेट हो करके अर्थ के पास आ रहा है और हम लोग ऑब्जर्वर है। ये प्रोपोगेट हो करके आ रहा है मेरे पास और हम लोग ऑब्जर्वर हैं। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि स्टार कितने स्पीड से मूव कर रहा है, मेरे तरफ आ रहा है या मेरे से दूर जा रहा है, या फिर उसी जगह पे रुका हुआ है, स्टेशनरी है मेरे रेस्पेक्ट में, हमें कैसे पता चलेगा। तो हम लोग डॉपलर्स इफेक्ट का यूज़ करते हैं और उससे हम लोग पता करते हैं कि हाँ ये मेरे रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है स्टार, रिलेटिव मोशन इसका कैसा हो रहा है, हम लोग ये निकालते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इसके वेव्स को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और इसका फ्रीक्वेंसी को नोट डाउन करते हैं। हमें पता है कि अगर ये इस तरफ आ रहा होगा सोर्स, तो इसका फॉर्मूले के लिए हम लोग देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा इमिटेड फ्रीक्वेंसी से। एफ नॉट अगर फ्रीक्वेंसी ये इमिट कर रहा है और एफ डैश फ्रीक्वेंसी ये रिसीव कर रहा है, तो हमें फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा मिला तो रेड शिफ्ट हुआ या ब्लू शिफ्ट हुआ, ऊपर देखो, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट। इस तरफ जाने ब्लू शिफ्ट, फ्रीक्वेंसी बढ़ता है और इस तरफ जाने पे फ्रीक्वेंसी घटता है, तो ये हो जाएगा ब्लू शिफ्ट। तो हम लोग बोलेंगे ब्लू शिफ्ट है। और इस मेथड से हम लोग बहुत सारी चीज़ों का स्पीड निकालते हैं। इनफैक्ट सन कितने स्पीड से अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहा है, इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। इवन जो प्लाज्मा होता है वो कितने स्पीड से मूव कर रहा है, उसका स्पीड हम लोग निकाल सकते हैं। और इवन इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोगों ने ये भी पता लगाया है कि जो हमारा पूरा यूनिवर्स है वो कंटिन्यूसली एक्सपांड कर रहा है, ये कम्प्लीटली एक्सपांड कर रहा है, टाइम के साथ एक्सपांड कर रहा है, और साथ ही साथ एक्सपांसन के साथ इसका एक्सप्लोरेशन भी हो रहा है। मतलब ये बलून कांस्टेंट रेट से नहीं खुल रहा है, ये एक्सप्लोरेट भी कर रहा है, इसकी वेलोसिटी सिर्फ कांस्टेंट नहीं है बल्कि इसका पास एक्सप्लोरेशन भी है। और ये इसी बात से पता चलता है, जैसे कि मान लो तुम्हारे पास बलून है और तुम उसको फुलाते जा रहे हो और वो और भी स्पीड करके फुलाते जा रहे हो, t इज इक्वल टू 0 पे जो रेट था तुम्हारा और जो t इज इक्वल टू 2 पे सेकंड पे डिफरेंट। तो ये यूनिवर्स एक्सपांड कर रहा है, ये सब बातें इसी से पता चलता है। और ये कब तक एक्सपांड करते रहेगा, फिर क्या होगा जब इतने पार्टिकल्स दूर चले जाएंगे तो हमारा अर्थ काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा, फ्रीज होने लग जाएगा। उससे पहले तो हमारा सन ही मर जाएगा सन का एक्सप्लोजन हो जाएगा, उसके साथ साथ अर्थ भी गायब।
खैर, तो ये सारी बातें जो है ये डॉपलर्स इफेक्ट से पता चलता है। और अर्थ जो स्पिन कर रहा है इसको कैसे हम लोग पता करते हैं? जो अर्थ स्पिन कर रहा है इधर से जो लाइट बाहर निकलेगा, वेव बाहर निकलेगा, उसका स्पीड जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, और इधर से जो निकलेगा वो उसका स्पीड का डायरेक्शन ये होगा। तो अगर कोई ऑब्जर्वर इस जगह पे है तो तुम डायरेक्टली बता सकते हो इसमें फ्रीक्वेंसी में चेंज इसका एफ डबल डैश रिसीव होगा, एफ डैश, और इसका जो रिसीव होगा एफ डबल डैश होगा। तो इनके कैलकुलेशन से हम लोग ये सारी चीज़ निकाल सकते हैं कि कितने स्पीड से रोटेशन कर रहा है। बहुत सारी चीज़ एप्लीकेशन में इसका यूज़ होता है। ठीक है क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये सारी चीज़ होगा। अब देखो, जो हम लोग लाइट के लिए करते हैं, लाइट क्या है हमारा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये जो हम लोग पढ़ रहे थे साउंड वेव, साउंड वेव के लिए डॉपलर्स इफेक्ट का फॉर्मूला अलग है, और जो लाइट वेव है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके लिए Yes, sir. फॉर्मूला होता है वो अलग होता है। तो दोनों के लिए फॉर्मूला हमारा डिफरेंट रहेगा और उसे यूज़ अच्छे से करना आना चाहिए। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ जो कि Yes, मैं फ्रीक्वेंसी लाइटिंग होगी। को लेके एक बार इसे नोट कर लो, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। 1 प्लस बी अपॉन सी, 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई सी। इसको हम लोग इस फॉर्म में भी कभी कभी लिखते हैं, बी मतलब सोर्स का जो भी फ्रीक्वेंसी, जो कि एफ नॉट ही हम लोग जिसको बोलते हैं, और ये 1 माइनस ऑफ, सर लाइट है ना। हाँ ये लाइट के लिए 1 माइनस ऑफ बीटा एफ डैश, where बीटा इज v बाय सी। और v क्या है? सोर्स का स्पीड, और c क्या चीज़ है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन क्यू। हाँ, तो इस बात का देख लेना, प्लस और माइनस साइन को डिसाइड करना तुम्हें आना चाहिए। मैंने वही बताया कि अगर ऑब्जर्वर और इस जगह पे सोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? बढ़ेगा। तो उस तरीके से हम लोग प्लस माइनस डिसाइड करते हैं। कहीं कहीं पे दूसरी जगह से भी दूसरे तरीके से भी फार्मूला लिखा जाता है, तो घबराने की ज़रूरत है नहीं, ऐसे करके लिख देंगे 1 माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी बाय सी, जो कि वही चीज़ है। ठीक है, तुम एक फार्मूला को याद रखो, इस फार्मूले को, और इसी से हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हें किसके लिए यूज़ करना है? फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और उससे ऊपर जो फॉर्मूले देखे थे हम लोगों ने, ये वाले, ये सब जो देख रहे हैं, ये साउंड वेव के लिए। अब चलो इस पे जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर हमें समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि लेट्स से क्वेश्चन ऐसा है कि एक सोर्स है, source is moving the velocity of v by 10 towards the observer। इसी तरीके से सेंटेंस में हर एक चीज़ गिवन होगा, तो मैं इसको डिकोड करके लिखना होगा, एक ग्राफिकल फॉर्म में बनाना पड़ेगा और तुम्हें फिर समझना होगा। एंड द ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, from the source with v by 10 with a speed of v by 20, sorry v by 10। तो बोला गया है कि
फाइंड द फ्रीक्वेंसी observed by the observer if frequency emitted by source is, कुछ भी ले लो, एफ नॉट ले लेते हैं, सॉल्व करो। और स्पीड ऑफ साउंड क्या है, वी है। सॉल्व करो इसको। चलो सही आंसर बताया, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या लिखा हुआ उसको देख लेते हैं। v/10 से टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो सबसे पहले एक ऑब्जर्वर बना लो और एक सोर्स बना लो। और जो सोर्स है कितने से मूव कर रहा है, v/10 से टुवर्ड्स, सो ये v/10 है। और ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, अवे कैसे हो सकता है, ऐसे। और इसकी स्पीड कितनी, v/20 दे रखा है, हो गया। और अब तुम्हें फॉर्मूला लगा लेना है, एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ नॉट वी, प्लस होगा या माइनस होगा, ऑब्जर्वर के कारण से माइनस होगा, v/20 डिवाइडेड बाय नीचे क्या होगा, प्लस या माइनस, माइनस v/10। और अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद तुम्हारा आंसर आ जाएगा 19/80। तो इस जगह पे फ्रीक्वेंसी बढ़ा है, घटा नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो रहा है या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो रहा है, कोई बता सकता है? अप्रोच। अप्रोच हो रहा है। और मैंने बताया था अगर ऑब्जर्वर स्टेशनरी और सोर्स इस तरफ मूव कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बढ़ता है। तो अगर ऑप्शंस आए तुम्हारे पास ए बी सी और डी, तो उसमें से तुम बड़ा फ्रीक्वेंसी को तुरंत चूज कर सकते हो। तो ऑप्शंस एलिमिनेट आसानी से हो सकता है। लेट से कि 3 जो ऑप्शंस है वो घटा हुआ है और एक ही ऑप्शन बढ़ा हुआ है, डायरेक्ट टिक कर दिया, ठीक है। तो जिसमें एवरेज बड़ा रहेगा, क्या बोल रहे हो? सर अगर तो जिसमें एवरेज बड़ा रहेगा, जिसमें एक, जिसमें एफ डैश बड़ा रहेगा, हाँ जिसमें एफ डैश बड़ा होगा उसी को हम लोग टिक करेंगे। बाकी तीनों में एज्यूम करा है कि एफ डैश घटा हुआ है। अगर ऐसा मिल जाए ऑप्शन तो लकीली मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो सॉल्व तो करना पड़ेगा। सर अगर सोर्स ऑब्जेक्ट के लेफ्ट में होता तो सोर्स, ये तो मैंने खुद डायग्राम बनाया ऑब्जर्वर ना, की मैंने खुद डायग्राम बनाया। तो मैं ऑलवेज क्या करूँगा, ऑब्जर्वर को ऑरिजिन पे रखूँगा और उसके राइट साइड में सोर्स करूँगा, ये हमारा हैबिट होना चाहिए। फिर भी तुमने यस अगर सर। बना दिया तो उसको रोटेट कर लो, ठीक है। हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। एक टॉय ट्रेन है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरीके से। टॉय ट्रेन इज रोटेटिंग with an angular speed of ओमेगा। और बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत है। यस सर, रेडियस आर है और इस तरीके से मोशन कर रहा है। इस जगह पे एक डिटेक्टर है, इस जगह पे एक डिटेक्टर है, ये। और ये जो डिस्टेंस है दिया गया है, लेट से दिस इज स्मॉल डी, ये स्मॉल डी दिया गया है। तो ये जो ट्रेन है वो ओमेगा से आर रेडियस में सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो बोला गया फाइंड द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी विच विल बी डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर। फाइंड द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर। डिटेक्टर इज स्टेशनरी, ये रेस्ट पे है इसी लोकेशन पर। ये है टॉय ट्रेन।
और ये सोर्स है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है एफ नॉट का। सॉल्व करें। देखो पहले इस क्वेश्चन को समझो। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो ट्रेन है वो सोर्स है और एफ नॉट फ्रीक्वेंसी इमिट करते हुए पूरा सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो अगर ये सर्कुलर मोशन करेगा तो उसके कारण से जो डिटेक्टर है वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को रिसीव करेगा। अब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वो रिसीव क्यों कर रहा है, रीज़न क्या है रिसीव करने का? रीज़न ये है कि जो डिटेक्टर है डेट इज़ ऑब्जर्वर और ये जो सोर्स है ट्रेन, उसके बीच में हो रहा है रिलेटिव मोशन, है ना। और रिलेटिव मोशन अगर होगा तो फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। तो रिलेटिव मोशन के लिए भी मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर कोई भी सोर्स किसी एंगल पे मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट ही रिलेटिव मोशन को कॉज कर रहा है। आया ना? क्या सिर्फ यही रिलेटिव मोशन को कॉज कर रहा है? क्या पूरा का पूरा वीएस कॉज कर रहा है क्या? नहीं, इसका वीएस साइन थीटा का वाला कंपोनेंट बेकार है, वो रिलेटिव मोशन को कॉज नहीं कर रहा। इस जगह पे अगर ऑब्जर्वर है तो सेम केस यहाँ पे भी, ऑब्जर्वर इस जगह पे है और सोर्स इस तरीके से मूव कर रहा है, डिटेक्टर है यहाँ पे। तो जब ट्रेन इस जगह पे होगा तो उसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा और वो कितना होगा? ओमेगा इंटू आर। अगर वेलोसिटी ओमेगा आर होगा तो क्या डिटेक्टर और सोर्स के बीच में कुछ एंगल बन रहा है? बिल्कुल एंगल बन रहा है। तो ये तो कंपोनेंट आया, कितना आ जाएगा कंपोनेंट? ओमेगा आर कॉस थीटा। क्या यही कंपोनेंट मैक्सिमम या मिनिमम फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करेगा क्या, या इससे भी मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है? अगर अभी देखेंगे एफ डैश इसको कितना रिसीव होगा, अभी जो एफ डैश रिसीव हो रहा होगा वो हो रहा होगा एफ नॉट वी ऑब्जर्वर, तो वेलोसिटी ज़ीरो है, सोर्स कितना है? दूर जा रहा है, पॉजिटिव प्लस लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा वी ओमेगा आर कॉस थीटा। क्या फ्रीक्वेंसी इतना ही मिनिमम हो सकता है या फिर इससे भी मिनिमम हो सकता है? हो सकता है। अगर इसका मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा हो जाए तो सबसे मिनिमम हो सकता है एफ डैश, है ना। तो हम लोग वो समझते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम होगा कब, कोई बता सकता है? थीटा की वैल्यू जीरो या हाँ, जीरो मैक्सिमम ज़ीरो पे। थीटा। मैं हर एक पोजीशन पे बताता हूँ। जब वो इस पोजीशन पे होगा ना तो फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं सुनाई देगा। ट्रेन अगर इस पोजीशन पे है तो कोई भी फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं सुनाई देगा। जब वो इस लोकेशन पे होगा टेंजेंट, तो एग्जैक्टली इस लोकेशन पे जो ट्रेन का स्पीड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और इस समय जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा डिटेक्टर को वो सबसे मिनिमम होगा, क्योंकि सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है इस केस के लिए। और जब घूम करके वापस इस जगह पे आ जाएगा और एक बार वापस से टेंजेंट बनेगा तो इस लोकेशन पे सोर्स क्या होगा? ऑब्जर्वर के तरफ जा रहा है, तो इसके कारण से जो फ्रीक्वेंसी रिसीव होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा। तो जो बाकी फ्रीक्वेंसी होगा इसी दोनों के बीच में सुनाई देगा। फ्रीक्वेंसी हर्ड विल बी इन द रेंज ऑफ एफ मैक्स एंड एफ मिन। मुझे ये बताओ, ये समझ में आया या नहीं? सर थीटा पर डिफरेंस कर रहा है। ये थीटा मुझे क्या करना था, कुछ इस तरीके से पुट करना था ताकि ये मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो जाए। कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए? 1, है ना। मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और थीटा 0 होने का मतलब हो गया कि ये इसके लाइन में आ जाए। ठीक है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ अब करना काफ़ी आसान हो गया। इधर आ गया वी एस और ये वी एस दोनों का मैग्नीट्यूड ओमेगा आर,
तो एफ मैक्स कितना हो जाएगा, एफ नॉट वी अपॉन पी माइनस ऑफ ओमेगा आर, और एफ मिन कितना हो जाएगा, एफ नॉट वी प्लस ऑफ ओमेगा आर। किसी को ना समझ में आया तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे। समझ में आया सबको? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर थोड़ा ऊपर करो ना। हाँ सर, थोड़ा ऊपर करो। और ऊपर सर थोड़ा नीचे। इस तरह के वेरिएशन में और भी क्वेश्चंस तुम्हें शीट में मिलेंगे, और इवन तुम टाइम चाहो इसमें और अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कितने टाइम में तुम्हें ये मैक्सिमा से मिनिमा के रेंजेस की फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। यहाँ पे 2 टाइम होगा, एक T1 टाइम ये वाला होगा यहाँ से यहाँ तक के लिए, और एक T2 टाइम ये वाला होगा। कैसे निकालेंगे, तुम अगर एंगल निकालोगे तो काम बन जाएगा। इधर से तुम्हें एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, एडवांस लेवल के क्वेश्चन में पूछा जाता है टाइम। तो ये एंगल कितना निकल जाएगा तुम आराम से बता सकते हो, दिस डिस्टेंस विल बी d प्लस ऑफ r एंड दिस इज r। इधर से तुम cos थीटा निकाल सकते हो, cos थीटा इज इक्वल टू r अपॉन d प्लस ऑफ r। cos थीटा आ गया मतलब थीटा तुम्हारा निकल गया। अब थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा, ठीक है क्या। और ये दूसरा टाइम तो तुम निकाल ही सकते हो, T2 T1 और T2, ये T2 आ गया है तुम्हारा और T1 तुम निकाल सकते हो। समझ में आया क्या? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इजी है। ये 2 रोड है जिस पे 2 कार चल रहा है, एक कार इस जगह पे है और एक कार इस जगह पे, ए एंड बी। ये जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और दोनों का डिस्टेंस दिया गया है, दिस इज 3 मीटर एंड 4 मीटर। बोला गया कि एक कार है, कौन सा ले लें, चलो कार बी ने हॉर्न बजाया, कार बी ने हॉर्न बजाया, तो ए को फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी वो निकालना है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ए, फ्रीक्वेंसी ऑफ कार बी जो कि हॉर्न बजाया उसने इज 200 hertz and the speed of sound is 340 meter per second. Sorry. हॉर्न किसने बजाया? बी वाले। क्या बोल रहे हो? सर हॉर्न बी वाले ने बजाया। हाँ, हॉर्न बी वाले ने बजाया। देखो तो इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, ये जो कार है ये बन जाएगा सोर्स और ये बन जाएगा ऑब्जर्वर, और इन दोनों को एक लाइन से ज्वाइन कर लेंगे, और फिर इन दोनों के बीच में है कुछ एंगल। कितना एंगल आएगा निकाल सकते हैं क्या? यस सर। ये कितना आ रहा है, 53 53 और ये 37। तो 2 वेलोसिटीज़ हैं, एक वेलोसिटी ये है 20 और ये वेलोसिटी भी है 20,
लेकिन मुझे वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना होता है जब भी हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एफ इज इक्वल टू एफ नॉट वी प्लस माइनस वी ओ अपॉन वी प्लस माइनस ऑफ वी एस। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जर्वर इन द सोर्स हो जाएगा 20 cos 53 और इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट 20 cos 37 है ना, इस जगह पे ऑब्जर्वर, तो 20 cos 53 और 20 cos 37। अब क्या लेना है मुझे, प्लस और माइनस, ऊपर आ दोनों जाएगा प्लस। प्लस, दोनों प्लस हो दोनों जाएगा, प्लस है। तो 20 इंटू कॉस 53 3/5 डिवाइड बाई 340 20 इंटू कॉस विच इज़ 4/5। अब इसी को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, अगर 200 इंटू कितना आ रहा है ये, और नीचे आ रहा है 16, 856 और इन दोनों को कैंसिल आउट करो, देखो कितना आता है ये दोनों, एटी 88/89 आ रहा है ना। चेक कर लेना बाकी तो कैलकुलेशन, बस इस जगह तक तुम्हें समझ में आना चाहिए यहाँ तुमने क्या किया। ठीक है क्या, सर एफ की वैल्यू एफ डैश की ये एफ डैश की वैल्यू आई ना, एफ नॉट की वैल्यू तो दे रखी है ना, ये जो फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है सोर्स, वो 200 दिया था ना ऊपर। हाँ चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं लेवल को बढ़ाऊंगा, और क्वेश्चन ऐसा है कि ये एक कार है और ये आगे की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आ रहा है, कितने की स्पीड से, मान लो 10 के स्पीड से आ रहा है, ना ले लो 20 ले लेता हूँ ना, 20 के स्पीड से आ रहा है, और इस जगह पे वॉल है, और ये ड्राइवर है यहाँ पे आराम से बैठा हुआ, और आगे की डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, और इसने क्या किया, हॉर्न बजाया, तो जब वो हॉर्न बजाएगा तो आवाज़ आगे की डायरेक्शन में मूव करेगा। तो क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द बीट फ्रीक्वेंसी heard by the observer। हिंट चाहिए तो बोलना। फ्रीक्वेंसी emitted by the source is f naught, that is equals to 1000 hertz, या फिर f naught के टर्म्स में आंसर निकाल लेना। सोचो पहले, कॉन्सेप्ट मुझे सोच करके बताओ क्या करना पड़ेगा, पहले बीट फ्रीक्वेंसी कैसे सुनेगा वो मुझे बताओ। कैसे आएगा, जो रिफ्लेक्टेड है वो बीट्स सुनने के लिए दो वेव्स चाहिए होते हैं, है ना, और उन दोनों वेव्स में फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होना चाहिए, तभी तो बीट फ्रीक्वेंसी निकलता है। बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, f2 माइनस ऑफ f1, ये होता है बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। तो दो वेव्स कौन कौन से हैं, एक वेव जो है वो तो रिफ्लेक्ट होकर के आएगा, एक गया और रिफ्लेक्ट होकर के इसको मिला, तो ये f मान लो कि f डबल डैश वेव है जो कि इसको मिला। दूसरा वेव क्योंकि सोर्स इस जगह पे है
तो डायरेक्टली इसको सुनाई देगा। हम लोग कार में रहते हैं तो हॉर्न मारते हैं, तो मुझे भी तो हॉर्न सुनाई देता है, ज़रूरी थोड़ी नहीं कि रिफ्लेक्ट होकर के सुनाई दे। मेरी बात समझ में आएगा? सोर्स तो चारों डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में एमिट करता है वेव्स को। तो ये दोनों जो फ्रीक्वेंसी है, उन दोनों फ्रीक्वेंसी का मुझे डिफरेंस लेना पड़ेगा, इस फ्रीक्वेंसी और इस फ्रीक्वेंसी का, और फिर उसका निकालना होगा डिफरेंस से बीट फ्रीक्वेंसी। कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर, वही तो अब देखो कैसे करेंगे इसको। सर। रिफ्लेक्टेड वेलोसिटी वही रहेगी क्या तो? वही तो बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम है तो पहले मैं बता देता हूँ। ये ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर का तो अभी काम नहीं है, ये सोर्स है जो कि इमिट कर रहा है। तो कितने से इमिट कर रहा होगा? F0 से, और ये इमिट कर रहा है, और ये वॉल है, दीवार। दीवार अभी क्या बनेगा? सोर्स बनेगा, सॉरी ऑब्जर्वर बनेगा, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है इस तरफ से आ रहा है और इसको रिसीव होगा। तो दीवार कितने फ्रीक्वेंसी सुनेगा? मान लेता हूँ F' सुन रहा है, तो F' कितना हो जाएगा? F0 इंटू V प्लस होगा या माइनस? ऑब्जर्वर तो जीरो रेस्ट पे, और सोर्स प्लस होगा या माइनस? माइनस होगा। माइनस ऑफ वी एस। तो ये मैं मान लेता हूँ कि वी एस से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये मैंने लिख दिया वी एस। तो अब ये जो भी दीवार ने फ्रीक्वेंसी रिसीव किया, ऐसा फ्रीक्वेंसी, तो ये टक्कर खिलाएगा, टक्कर खाने के बाद वही चीज़ रिटर्न हो जाएगा, है ना? तो अब क्या बन रहा है ये दीवार? अब ये दीवार सोर्स बन रहा है, और कितनी फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है? F' फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है। समझना बात को। जिस समय ये रिसीव कर रहा था ऑब्जर्वर, उस समय फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रहा था F', और जब वो रिफ्लेक्ट करने लग गया तो उस समय दीवार कौन से फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है? F'। और अब जो कार के अंदर है बंदा, वो बनेगा ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर कितने स्पीड से मूव कर रहा है? 20 मीटर। Vs से मूव कर रहा है। तो अब इस केस के लिए मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो F" होगा। तो F" होगा कितना? F' इंटू V प्लस माइनस ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन V प्लस माइनस ऑफ सोर्स। क्या ये है ऑब्जर्वर? हाँ। और वो कितने से मूव कर रहा है? Vs से। ये क्या है? सोर्स। सोर्स का स्पीड है क्या? नहीं, दीवार तो स्टेशनरी है, सोर्स का स्पीड है 0। तो F" कितना आ जाएगा? F' इंटू V, VS 0 पे। क्योंकि ये सोर्स है ना दीवार, और दीवार मूव कर रहा है क्या? नहीं मूव कर रहा है, वो स्टेशनरी है। और ऑब्जर्वर कितने से मूव कर रहा है? Vs से। प्लस होगा या माइनस? प्लस होगा। F' हमने ऊपर निकाल के रखा है, उसका वैल्यू पुट कर लेता हूँ, F0 V अपॉन V माइनस Vs, V अपॉन V माइनस ऑफ Vs, V प्लस Vs अपॉन V, और ये F'। तो F" का हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, V से V कैंसिल आउट, F0 इंटू V प्लस ऑफ Vs अपॉन V माइनस ऑफ, ये हमारा फाइनल आंसर आया फ्रीक्वेंसी का। अब बीट फ्रीक्वेंसी निकालना है तो आसान है। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी F" बढ़ा है या घटा है? इंक्रीज हुआ है। बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगा? F" माइनस ऑफ F0। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? आ रही है सर। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब इसमें एक और एडवांस लेवल का क्वेश्चन बनता है कि अगर दीवार भी मूव करना स्टार्ट कर दे, तो जो वॉल है वो भी मूव करने लग जाए। कार के अंदर ये बैठा हुआ है, और कार इस डायरेक्शन में कितने से मूव कर रहा है? मान लो 10 से मूव कर रहा है, और ये जो दीवार है वो भी मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। डिफरेंट वैल्यू ले लेता हूँ, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। या फिर इसको मैं बोल देता हूँ सोर्स है, तो इसका नाम मैं Vs कर देता हूँ,
और इसको V0 कर दे, बाद में वैल्यूज को पुट कर दे। तो अब तुम्हें निकालना है कि अगर ये सोर्स F0 फ्रीक्वेंसी इमिट किया तो ये रिफ्लेक्ट हो करके जब सोर्स को मिलेगा, ऑब्जर्वर को मिलेगा, इस ऑब्जर्वर को, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा? फाइंड द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द ड्राइवर। आंसर आएगा कि नहीं? काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, पहला चीज़ को हम लोग ये देखेंगे कि ये जो सोर्स है ये इस डायरेक्शन में VS से जा रहा है और ये एक ऑब्जर्वर की तरह काम करेगा, और लेकिन ऑब्जर्वर इस बार मूव कर रहा है। बॉल जो प्रीवियस केस में था वो मूव नहीं कर रहा था। तो ये F0 फ्रीक्वेंसी इमिट करेगा और ये रिसीव कितना करेगा? F डैश। तो F डैश का वैल्यू कितना होगा बताओ जल्दी से सभी कोई। F0 इंटू V प्लस होगा या माइनस होगा? प्लस प्लस V हो डिवाइडेड बाय V प्लस होगा या माइनस? माइनस माइनस VS। अब ये जो दीवार है अब क्या काम करेगा? एक सोर्स की तरह काम करेगा और ये इमिट करेगा साउंड को, और इस जगह पे ये तुम्हारा है ऑब्जर्वर जो कि खुद आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है VS से, लेकिन ये कितने से मूव कर रहा है? V0 से मूव कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ कि दिस इज ऑब्जर्वर एंड दिस इज सोर्स। इस वैल्यू से पता मत करना कि ये सोर्स है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर और सोर्स ये साउंड ये इमिट कर रहा है। तो ये जो रिसीव करेगा ये F डैश इमिट करेगा और ये रिसीव करेगा F डबल डैश। तो F डबल डैश कितना होगा? F डबल डैश विल बी इक्वल्स टू F डैश इंटू, बोलो, V प्लस होगा या माइनस? ऊपर जो ऑब्जर्वर है ये प्लस तो प्लस होगा VS, और नीचे प्लस होगा या माइनस? माइनस माइनस V हो, और F डैश का वैल्यू इस जगह पे पुट कर लो। F डबल डैश कितना आ गया? F0 into F dash which is V plus VO divided by V minus of VS, और ये V plus VS divided by V minus of V0। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सभी के वैल्यूज वगैरह पुट करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। समझ में आया क्या? सर इसमें V को क्या लेना है? V is the speed of the sound। साउंड की स्पीड दे सर रखी मतलब होगी। 340 लेना है? नहीं, क्वेश्चन में हमेशा मेंशन होता है 340 लेना है या 330 लेना है, वो क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है, क्योंकि साउंड जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मीडियम का टेम्परेचर बढ़ा गर्मी के दिन है और ठंडा के दिन में स्पीड ऑफ साउंड तो अलग अलग होगा ना। यस सर। तो ऐसा क्वेश्चन भी तुम्हारे शीट में होगा, एक्सपेरिमेंट वगैरह दिया होगा, उस समय चीज़ पूछेगा कि वो विंटर में किया गया था एक्सपेरिमेंट या फिर समर में किया था एक्सपेरिमेंट, ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, एक और चीज़ है जो कि मैं बताना चाहता हूँ। अगर जो सोर्स है उसका स्पीड साउंड के स्पीड के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी। तो पहला चीज तो ये, डिफरेंट हो जाएगा। हाँ, तो पहला चीज तो ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था इसमें हम लोगों ने ये चीज़ अज्यूम नहीं किया है कि फ्रीक्वेंसी हमारा इनफाइनाइट हो, या फिर फ्रीक्वेंसी जो है मतलब वेलोसिटी जो सोर्स का होगा वो v के बराबर होगा। ये कंडीशन के लिए फॉर्मूला निकाला नहीं गया, तो हम लोग इसमें पुट करेंगे नहीं।
तो होगा क्या, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। सोनिक बूम का नाम सुना है? ये सर वो जब जेट उड़ते हैं। जब जेट एयरवेज वगैरह जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड को अचीव करते हैं, और उनकी स्पीड, एक टाइम आता है जब वो स्पीड ऑफ साउंड को क्रॉस करता है। वीडियोस वगैरह देखना, तुमको मिल जाएंगे यूट्यूब पे ये सोनिक सर बूम मिले। के नाम से। तो बहुत पहले क्या था, जब फ्लाइट वगैरह उड़ते थे और स्पीड ऑफ साउंड को अचीव किया गया तो क्रैश करने लग गया प्लेन। और क्रैश करने लग गया तो इस बात को डिटेक्ट किया गया, क्रैश करने का रीज़न जो है वो जो वाइब्रेशन था इतना ज़्यादा हो गया, इसके पार्ट पुर्जे ब्रेक डाउन होने लगे, जन फेल करने लगे। अब पता चला कि यार इतने, ऐसा क्या हुआ जो वाइब्रेशन करा दे, है ना? ऊपर एटमॉस्फेयर तो वैसा ही रहता है हमेशा, ऐसा क्या कॉज हो रहा है जो कि वाइब्रेशन करा रहा है? तो फिर धीरे धीरे रिसर्च करते हुए ये बात पता चला कि जिस समय जब इसकी स्पीड, सोर्स की स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है और वो स्पीड ऑफ साउंड को रीच कर जाती है, तो उस समय क्या होता है, इन दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच करती है, और फ्रिक्वेंसी मैच करने के कारण से एम्पलीट्यूड हाई होता है, एनर्जी का ट्रांसफ़र मैक्सिमम होता है। उसके कारण से ये जो पार्ट्स हैं इनके, इसके वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो क्रैश कर जाता था। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह भी काम करने बंद कर देते थे उस टाइम पे। तो उस समय काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आता था, बूम करके, एक इस तरीके से लेयर बनता है यहाँ पे, ऐसा। वीडियो में देखना तुम्हें अच्छे तरीके से पता चलेगा, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सोनिक बूम को करता है, कहता है कि इस बैरियर को जब भी क्रॉस करेंगे तो ये सोनिक बूम हमेशा ही मिलता है। तो इस एक बैरियर को फटाक से क्रॉस करना होता है ताकि हमारे एयरक्राफ्ट को डैमेज ना करे। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? लाइक वो जब भी स्पीड ऑफ साउंड अप्रोच कर रहा होता है तो लाइक और पावर देता है ताकि लाइक हाँ, और जल्दी। मतलब कि ये जो सोर्स है ये वेव को इमिट कर रहा है, और ये जब इमिट करने वाला ही था तो तुम उस समय उस जगह पे पहुंच गए। मतलब ये दोनों चीज़ उसी जगह पे है और वो दोनों ओवरलैप करेंगे। तो ऐसा बहुत सारे वेव्स एक ही साथ ओवरलैप करेंगे तब तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा ना। जनरली सोर्स अगर स्टेशनरी है तो ये क्या होगा, वेव्स तो ये वाला आगे जाते जाएगा, ये आगे जाते जाएगा, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा अगर ये स्टेशनरी है तो। लेकिन सोर्स की इतनी स्पीड है कि साउंड वेव जितना टाइम में यहाँ तक पहुँचा उतने टाइम में सोर्स भी उस जगह पे पहुँचा, तो ये दोनों वेव्स तो ओवरलैप कर गए ना, और ऐसे ऐसे ढेर सारे वेव्स होंगे। तो प्रेशर का क्या होगा, नोड और एंटी नोड जो बोलते हैं वो बनना होगा। नोड एंटी नोड बोल रहा हूँ हम लोग, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलना चाहिए। वो होगा, दो वेव्स क्या करेंगे, आपस में सुपर पोजिशन करेंगे, और सुपर पोजिशन होने के कारण से यहाँ पे तुम्हें डैमेज मिल सकता है एयरक्राफ्ट। एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ मैं चीज़ों को, इसका एक बार तुम जा करके वीडियो देख सकते हो सोनिक बूम का। सर अब निकल। अच्छा एक मिनट रुको, उसको प्ले करता हूँ। Many aircraft, mostly military, are supersonic. They can fly faster than sound. When they do, they produce a sonic boom. सर ये सोनिक बूम नहीं था। We hear this boom before we hear the noise of the airplane. What makes this sonic boom? And why do we hear the sound of the airplane only afterwards? Sound expands in a sphere. The sound source produces vibrations which travel in all directions as waves of compressed air. Though the sound waves move in 3 dimensions, we can make it clearer if we show them in 2. A white circle will represent a single wave of compressed air.
Now here is the sound source. And here is the person who hears the sound. First, the situation where the sound source doesn't move. The compressed waves of air travel in regular succession, equally spaced. ये The हर एक चीज distance को between एक्सप्लेन कर two रहा है। compressions is called a wavelength, ये सब चीजें तो मैंने बता ही दिया। represented by this symbol, the Greek letter symbol. अब ये मूव कर रहा है। will represent the speed of sound by the letter C. V stands for the speed of the sound source. Let's see what happens when the speed of the sound source is half the speed of sound. V ये हाफ है equals अभी। 1/2 C. सोर्स की स्पीड साउंड की स्पीड से आधा सर है। आपको कैसे पता? When the sound source moves, the waves of compressed air in front of the sound source are closer together. ये सब चीज तो पता है। Equals C. अब इक्वल्स टू सी वाला में देखो, ये दिख रहा है। Yes, sir. Compressed waves accumulate. They will all reach the observer at the same time. एक्यूमुलेट होते जा He रहा है। hears a loud boom. सर ये This हाँ time, क्या बोल रहे हो? सर सोनिक बूम का ऐसा आवाज नहीं देता। सोनिक बूम का सर मेरा आवाज 2 बार आ गया, पता नहीं क्या। अच्छा चलो तुम शांत रहो, अभी इसको देख लो, फिर तुमको भी सुनता हूँ। the sound source will move faster than sound at supersonic speed. For our example, we will have it move twice as fast. अब डबल स्पीड से मूव करेगा। Let's say that the observer is on the ground below an aircraft. The wave compressions now form a cone. This is easier to see when we begin to draw in more of the innumerable sound waves that are actually generated. The more waves, the more obvious the cone. On the surface of the cone, the compressions are very close to each other. They combine to form a percussion wave, which a person perceives as a very sharp booming sound. An airplane flying at supersonic speed produces a conic percussion wave, which follows behind it. Wherever the percussion wave hits the ground, the supersonic boom can be heard. Now, at the house on the river. Now, at the house near the woods. The percussion wave produces more than just a loud, startling sound. It can break windows. So to avoid damage and annoyance, aircraft aren't allowed to fly low at supersonic speeds over settled areas. There it is. देखना इसमें अचानक से क्रिएट हुआ है। सर काम फट गया। वॉल्यूम कम कर लो। ये जो कोन है ना, वो तुम्हें दिखेगा तब जब वो तुम्हारा एटमॉस्फेयर आसपास में काफी डेंसर हो, फॉगी हो, जिसके कारण से दिखेगा। लेकिन एटमॉस्फेयर पूरा क्लियर है तो तुम सिर्फ साउंड ही सोनिक वाला सुन पाओगे, देख नहीं पाओगे, ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए कुछ जगह पे साउंड का इंटेंसिटी ज़्यादा हुआ है
लेकिन तुम्हारा ऑब्जर्वेशन नहीं है वहाँ पे, ऐसा कोन बनते हुए नहीं दिख रहा है। तो बहुत सारे वीडियोज है, तुम देख सकते हो बाद में, ठीक है। ये तो सिंपल है, ये कुछ और दिखा रहा है। तो तुम लोगों ने देखा किस तरीके से सोनिक बूम आता है और क्रिएट होता है इनफैक्ट, और डिजास्ट्रस भी है। और ये जो प्रेशर के काफ़ी ज़्यादा वो डिफरेंस जो जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेशर बढ़ जाता है तो कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, है ना, वो क्रिएट होता है तो खून सा फॉर्म करता है। तो आई थिंक ये हम लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। साउंड वेव चैप्टर्स कंप्लीट हो गया हमारा, इसके आगे तो और कुछ है नहीं। एक क्वेश्चन और है जो कि थोड़ा एडवांस है, वो मैं करा देता हूँ। एक क्वेश्चन लास्ट, सभी को समझ में आया ना या कुछ डाउट है? नो डाउट। चलो एक क्वेश्चन आई थिंक एस.सी. वर्मा या रोडक किसी का तो है। क्वेश्चन ऐसा है कि इस जगह पे एक ट्रेन है और ये जो ट्रेन है आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कितने के स्पीड से? लेट से 100 मीटर पर सेकेंड से। और इस जगह का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 4000 मीटर, और इस जगह पे एक ऑब्जर्वर है और इसके बीच का डिस्टेंस दे रखा है 3000 मीटर। तो क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द फ्रीक्वेंसी received by the observer, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है और ये जो सोर्स है हॉर्न बजाते हुए निकला, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है एफ नॉट है, एज्यूम कर। एफ नॉट का वैल्यू चाहे तो हम लोग ले सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसे रहने दे रहा हूँ। तो फाइंड द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर व्हेन द ट्रेन is crossing O। जब ट्रेन O से पास हो रहा होगा तो उस समय क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा? एफ नॉट जो दिया गया, लेट से ये 1000 हर्ट्ज है, उस समय ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी कौन सी सुनाई देगी? देखो जनरली स्टूडेंट क्या सोचते हैं इस क्वेश्चन के लिए, जब अनटिल अनलेस तुमने किया हो इस क्वेश्चन को, जनरली स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जिस समय वो ओ पे क्रॉस कर रहा होगा उस समय ना तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा ना ही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा, है ना। पॉइंट पी दे दो यार, दोनों ओ हो जाए। पॉइंट पी को जब क्रॉस कर रहा होगा तो उस समय वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच तो बिल्कुल नहीं होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इसको वही फ्रीक्वेंसी सुनाई देनी चाहिए जो कि इसको इमिट हो। ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है और ये मैंने जो बताया वो भी सही है, लेकिन स्टेटमेंट तुम ध्यान से पढ़ो। फाइंड द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर व्हेन द ट्रेन इज क्रॉसिंग। जब ट्रेन क्रॉस कर रहा होगा, तुम मुझे बताओ, साउंड को भी ट्रेवल करने में टाइम लगता है, 330 मीटर पर सेकेंड से वो ट्रेवल करता है। इसका मतलब ट्रेन जब इस जगह पे होगा तो उसको इस जगह की फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, या फिर ट्रेन इस जगह पे होगा तो इस जगह की फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को सुनाई देगी? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। सेकेंड वाला। ट्रेन कहाँ पे पहुंच चुका है? पी पॉइंट पे,
तो क्या पी पॉइंट वाली फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगी क्या? नहीं, साउंड को भी टाइम लगता है पहुंचने में। तो जिस समय क्रॉस कर रहा है पी पॉइंट को, उस समय तो ये वाली फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगी, आया ना? यस सर। यही है कॉन्सेप्ट। बस इतना अगर तुम्हें समझ में आ गया तो बाकी तो तुम्हारा मैथ्स है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो तुम्हें बस ये निकालना होगा कि ये किस लोकेशन पे है, और ये लोकेशन पता चल जाएगा तो फिर तुम्हारा एंगल पता चल जाएगा थीटा, और फिर थीटा से तुम कंपोनेंट निकाल सकते हो, और फिर इसको कौन सी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा तुम वो निकाल पाओगे। एफ डैश कितना हो जाएगा? एफ नॉट इंटू ऑब्जर्वर रेस्ट पे वी प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस बी एस कॉस थीटा। समझ में आया क्या ये बात? हाँ सर। यस सर। तो तुम मुझे बताओ ये एक्स डिस्टेंस कैसे पता चलेगा? एक्स पता चलेगा तभी थीटा निकल सकता है ना? क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल को तुम ध्यान से देखो, ये एंगल है थीटा और ये है एक्स, और ये डिस्टेंस तुम्हारा गिवन है, डेट इज 400 है, 300 था, 3000 मीटर, ये डिस्टेंस 3000 मीटर। तो टेन थीटा कितना निकल जाएगा? 3000 डिवाइडेड बाय एक्स। तो मुझे एक्स चाहिए, एक्स पता चलेगा तो थीटा पता चल जाएगा। और इसमें वैल्यूज़ मैंने रैंडम दी है तो थोड़ा अजीब तरीके का वैल्यूज़ आ सकता है। तो मेरा अब एम क्या है? एक्स निकालना। एक्स निकल जाएगा तो थीटा निकल जाएगा, थीटा निकल जाएगा तो एफ डैश निकल जाएगा। बताओ एक्स कैसे निकालें? कोई लॉजिक एक्स निकालने का? चलो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया है कि जब ट्रेन पी को क्रॉस कर रहा होगा तो जितना टाइम लगेगा पी तक पहुंचने में ट्रेन को, क्या उतने ही टाइम में ये वेव इस जगह पर पहुंच चुका होगा? बोलो। जितना टाइम लगेगा ट्रेन को पी पॉइंट तक पहुंचने में, जितना टाइम पी पॉइंट ट्रेन को लगेगा पी पॉइंट तक पहुंचने में, उतना ही टाइम लगना चाहिए साउंड को इस जगह तक पहुंचने में, ऑब्जर्वर तक। तभी तो कंडीशन फुलफिल होगा। जब ट्रेन पी को क्रॉस कर रहा होगा तो उसको कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई थी? आई थिंक क्लियर होगा मुझे, तुम्हें मेरी बात है। तो बस तुम्हें यही बात बताना है। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा और ये डिस्टेंस है एक्स, सो एक्स विल बी इक्वल्स टू 100 मीटर पर सेकेंड से सोर्स आगे की डायरेक्शन में जा रहा था, सो 100t हो जाएगा। और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? बोलो कितना हो जाएगा? स्पीड ऑफ साउंड इंटू टी, क्योंकि इसको भी तो टी टाइम लगा है। और स्पीड ऑफ साउंड कितना है? 330 मीटर पर सेकेंड इंटू टी। अब ये ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ये डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा 100t, ये डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा 330t, और ये डिस्टेंस है तुम्हारा 3000। ठीक है, तो पाइथागोरस लगा दो परपेंडिकुलर 3। सर कॉस थीटा फाइंड करके tan थीटा फाइंड कर लेंगे। कैसे भी करो, कॉस थीटा कर लो, tan थीटा, जैसे भी तुम्हें निकालना है तुम निकाल सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। टाइम अगर निकालना है तो पाइथागोरस लगा लो। इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3000 का स्क्वायर प्लस 100t का होल स्क्वायर, और इधर से तुम्हारा टाइम। कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं वो बताओ पहले। यस सर। यस हाँ सर। हाँ, तो इस बात को ध्यान रखना, ये चीज़ तभी अप्लीकेबल हो पाता है जब डिस्टेंस काफ़ी बड़ा हो। अगर डिस्टेंस ही काफ़ी छोटा है 1 मीटर या 2 मीटर का, तब तो इंस्टेंटेनियसली हम लोग मानेंगे। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, फिर ये हमारा साउंड वेव पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लेना, और एक्सरसाइज 3 में अभी जो मेंस वाला पार्ट होगा वो कंप्लीट कर लेना, ये होमवर्क रहेगा, और फिर हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।